अ, आप इस तरह से एक्सपेंशन लिखेंगे एन सी एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पे बताइए कि आपको जो सम चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर रहे हैं आप, देखिए क्योंकि अगर जब भी मल्टीप्लाई में है 2 into 3, तो आप सोच सकते हैं कि सम निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो आप जब डिफ्रेंशिएट, इसका आपको सम चाहिए एक्चुअली में इस सीरीज का, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा बेसिकली, और ए वाला टर्म एन सी वन आएगा, बट यहाँ 2 है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, ईच टर्म में x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। एक से मैंने बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बहुत साइड करेंगे, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बहुत साइड कर देंगे, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर एन का है, और आपका आर एच एस क्या आ जाएगा, इसको भी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई पूरा का मैं नहीं लिखता हूँ, तो आपका देखिए आएगा यहाँ पे एन सी 0 प्लस 2 टाइम्स एन सी 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 3 टाइम्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। और लास्ट आएगा आपका n+1 एन सी एन एक्स पावर एन, ये होगा। अब एलएचएस को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स पावर एन प्रोडक्ट लगा दिया, प्लस इसका डिफरेंस एक्स इंटू एन 1 प्लस एक्स पावर n-1। आरएचएस तो डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, एक्चुअली मैं यहीं पे करना चाहिए दोनों एक साथ। अब x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 2 पावर n और प्लस n इंटू 2 पावर n-1। इसको आप 2 पावर n-1 कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा। टेक 2 पावर n-1 कॉमन, यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से n बचेगा। सो नाउ आपका आ गया। ये प्रूफ करना था ना, n+2 इंटू 2 पावर n-1। जैवियन श्रुता, आइडिया लग गया ना कैसे करना है सवाल को, प्रॉब्लम को? यस सर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। When each term contains, each term is summation contain the product of two binomial coefficient or a square of binomial coefficient। मेथड क्या होगा? मेथड when the method when the difference of lower suffix in each term is same, then see 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी एन एक्स पावर n। 1 प्लस एक्स प्लस 1 के एक्सपेंशन लिखते हैं, x+1। इस पर यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, एन सी 0 एक्स पावर n प्लस एन सी 1 एक्स पावर n-1। लेफ्ट से राइट से, अभी लेफ्ट टू राइट इसे पावर बढ़ाते क्या, आप राइट से लेफ्ट लिख देते हैं, लेफ्ट से राइट, यहाँ से आ जाएगा एन सी एन एक्स पावर 0। अब
अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर एन इंटू एक्स प्लस 1 पावर एन, दोनों को मल्टीप्लाई किया अब आरएचएस। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस तरह से, ये आपका एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस प्लस एन सी एन एक्स पावर एन इंटू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन एन सी एन। तो एलएचएस क्या हो जाएगा आपका, एलएचएस हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2n इज इक्वल टू, अब हमें आरएचएस में जो रिक्वायरमेंट होगा, आरएचएस में जो रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। सो मल्टीप्लाई किससे करना गया, तो इक्वेटिंग कॉफिशिएंट विथ सुटेबल पावर। प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, एक्चुअल में मैं बता कर रहा थ्योरी। पावर ऑफ एक्स इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 एक बार मेथड में बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको, अभी समझ में नहीं आएगा। मेथड 2 क्या है, पहले मैं मेथड क्या बताया कि when each term is summation contains the products of two binomial coefficient or a square of binomial coefficient when the difference of the lower suffix, मतलब ऐसे अगर प्रोडक्ट्स होगा एन सी जीरो इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू इंटू एन सी थ्री, इस तरह से, तो देखिए लोअर सफिक्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो, जैसे एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन। देखिए अगर इस तरह का वैल्यू अगर पूछा जाए तो इस केस में क्या हो रहा है, अब देखिए अगर लोअर कोएफिशिएंट है उसका डिफरेंस सेम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं मेथड बताया कि कैसे करते हैं। तो अब प्रॉब्लम देते हैं। अब मेथड 2 क्या होगा, व्हेन द लोअर, व्हेन सम ऑफ द लोअर कोएफिशिएंट, व्हेन सम ऑफ लोअर कोएफिशिएंट, lower suffix, lower suffixes of binomial coefficient in each term is same, then, जैसे अगर आप 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखेंगे, मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, तो आप, तो इस पर भी आप इक्वेट कर लीजिएगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ सुटेबल पावर एक्स ऑन बोथ साइड। सेम यहाँ पे भी जो आपका आएगा इक्वेटिंग ऑफ सुटेबल पावर विथ एक्स है, सेम यही सिचुएशन आएगा जो ऊपर लिखा हूँ। अब प्रॉब्लम देते हैं, इफ 1 plus x power n is equal to nc0 plus nc1 x plus nc2 x square plus plus ncn x power n, ये है। देन आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, एन, एन में नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, एन नहीं लिखा है, सी जीरो इंटू सी वन, सी जीरो इंटू सी वन का मतलब है एन सी जीरो इंटू एन सी वन, क्योंकि ऑलरेडी एन का डिफाइन किया हुआ है, प्लस एन सी वन इंटू सी टू, सी वन इंटू सी टू प्लस सी टू इंटू सी थ्री, इसी तरह से आपका है, प्लस सी एन माइनस वन इंटू सी एन इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, ये आपको प्रूफ करना है।
आप ट्राई करेंगे श्रीता जैवियन? केक मैं बता देता हूँ, यू कैन ट्राई जैवियन श्रीता। यस सर। हाँ ट्राई कीजिए। एक्सपेंशन लीजिए, लिखिए 1 + x⁴n का लिखा हुआ है x+1 का। आप कॉफी इक्वेटिंग क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ सुटेबल पावर ऑफ x इन बोथ साइड। जो मैंने अभी ऊपर थ्योरी बताया उसी पे है, जस्ट 1 + x⁴n। अब आप देखिए कि कौन कौन से मल्टीपल का आपका पूछा गया सम। आपको बेसिकली nc0 इंटू nc1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर x पावर क्या जनरेट हो रहा है, x पावर n-1। तो आपको किससे कंपेयर करने की जरूरत है? जैसे आपको nc1 इंटू nc2 है, तो nc1 इंटू nc2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n-1। सीधा पता चल रहा है कि इक्वेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 बोथ साइड, 1 + x⁴n के। मैं ठंडा पानी लाया हूँ। अब देखिए आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के ए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कंपेयर कीजिए, देखिए ताकि आपका जो काम है वो हो जाए। दोनों को एलएचएस अगर करेंगे तो x+1 पावर 2n हो जाएगा, x+1 2n। अब दोनों का मल्टीप्लाई वैसे मैं लिखता नहीं हूँ। अब आपको चूंकि क्या चाहिए, c0 इंटू c1, c0 इंटू c1 में देखिए तो कॉफिशिएंट कितना जनरेट हो रहा है, x पावर का x के पावर n-1। सिमिलरली c1 इंटू c2 करेंगे, c1 इंटू c2, तो देखिए यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई तो कॉफिशिएंट x के पावर n-1। तो जो भी आपको पूछा गया है इसमें, इससे पता चला है कि कंपेयर किससे करा कॉफिशिएंट का, x पावर n-1। सो इक्वेटिंग लिखिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 ऑन बोथ साइड। तो x पावर इस पे आप जैसे x का चाहिए होता था आपका, तो क्या लिखते थे, जैसे अगर आप जैसे 1 + x⁴n का लिखना होता, यहाँ पे बताइए कौन सा क्या लिखेंगे, तो आपका 2n cn-1, यही तो होगा आंसर आपका, 2n cn-1, राइट। जैसे 1 + x⁴ 1 + x⁻10 है, इसमें अगर आप बोलते हैं कि x⁻3 का कॉफिशिएंट, तो आप ये लिखते हैं ना nc3 लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट x के पावर n-1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपका, n 2n है, 2n cn-1। तो 2n cn-1 को लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n और +1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फाइनली 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। यही तो प्रूफ करना था। गॉट इट? यस सर। इसका बता दीजिए आप लोग, सेकंड नंबर सेम है, आपको बताना है c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, इस तरह से
अप टू Cn का स्क्वायर, इसका वैल्यू बता दीजिए। फैक्टोरियल में बताइए, जैसे अभी इसका आंसर 2n फैक्टोरियल अपॉन n ऐसे इसे ही आएगा, या आप बता दीजिए क्या किससे कंपेयर करना पड़ेगा कोएफिशिएंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा श्रीयुथा? डायरेक्ट आप Sir, बता I'm सकते हैं, still, या आप बोलिए। हाँ, I'm still solving. डायरेक्ट हो जाएगा ना, आप 1 + x⁻²n पे लेंगे। तो देखिए आप किससे कंपेयर करेंगे, आप किसको किसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा अगर स्क्वायर जनरेट। सीधा आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻n जनरेट होगा। यहाँ दोनों को स्क्वायर कब होगा, nc0 × nc0 x⁻n मल्टीप्लाई करेंगे, nc1 × nc1 x⁻n-1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि कॉफिशिएंट x के पावर n आ रहा है। तो x के कॉफिशिएंट 1 + 2x पावर n में कॉफिशिएंट x पावर n का आपको इक्वेट करना है। तो एक x पावर n मतलब 2nCn, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n-1 मतलब n फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ श्रीथा? देखिए स्क्वायर कब जनरेट होगा, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर। देखिए 1 + x पावर n का एक्सपेंशन लिखा है x+1 का। अब nc0 × nc0 मल्टीप्लाई करेंगे तो nc0 स्क्वायर होगा एंड कोफिशिएंट x के पावर n। सिमिलरली nc1x × nc1 x पावर n-1, तो आपको देखिए कोफिशिएंट x के पावर n जनरेट हो रहा है, nc1 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब पता चल रहा है कि हमको कोफिशिएंट ऑफ x पावर n से कंपेयर करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, मतलब 2nCn, ये आपका आंसर आ जाएगा। Understood, sir. ओके, देखिए कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में C0 C1 नहीं लिख के आपको ऐसा भी लिखा हुआ होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, वही इसलिए मैं बता रहा हूँ कि द वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब भी वही होता है, आपको इस तरह से लिखा रहेगा 30 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा 30 10। इसका लिखने का मतलब है 30C0, एन का वैल्यू 0 है और नीचे सफिक्स जो है वो लोअर वो 0 है, 10 है। 30C0 × 30, इसका मतलब ये है। ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है 30C0 और इसका मतलब है 30C10। ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. 30C1 × आपका 30C11 प्लस इसी तरह जा रहा है, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 30C2, सॉरी 30C2 नहीं लिख के मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 32 30 12, इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है 30 20 30 30।
अब इसका आंसर बताना है। देखिए प्लस माइनस है, एक बार अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चल रहा है, तो प्लस माइनस वन जनरेट कैसे होगा, मतलब प्लस माइनस साइन, जब एक टर्म माइनस हुई, वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे और वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो दोनों का जो डिफरेंस होगा लोअर सफिक्स का वो 10 होगा। देखिए सीधा पता चल रहा है कि कॉफिशिएंट 10 से कंपेयर करना है। सीधा शॉर्टकट ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे डिफरेंस, देखिए डिफरेंस कितना का है, 10 का, तो 10 का अब ये जनरेट कैसे होगा, 30C0 30C10, तो एक वन माइनस है 30C ऐसे, तो एक वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखेंगे, मतलब वन प्लस एक्स पावर 30 का, और एक वन माइनस एक्स पावर 30 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉफिशिएंट एक्स पावर 10 से कंपेयर करेंगे। इसका आंसर बताइए करके। श्रुथा आंसर आया पहले का, श्रुथा, जैवियन, जैवियन, Sir, could you solve the question? या
देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 + x⁻n का एक्सपेंशन लीजिए। 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, 1 + x⁻30 का एक्सपेंशन लिखा तो 30c0 + 30c1x + 30c2x², इस तरह से आपका 30c30x⁻30। नाउ 1 - x⁻30 का एक्सपेंशन लिखा। माइनस का क्यों लिखा? क्योंकि आप बीच में देखिए माइनस अल्टरनेट साइड, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस तभी जनरेट होगा, माइनस का साथ लेंगे। तो 30c0 - 30c1x + 30c2x² - 30c3x³, इस तरह से प्लस 30c30x⁻30। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस क्या जनरेट होगा? 1 - x² राइट, इज इक्वल टू। अब हमें किससे कंपेयर करना है? देखिए यहाँ पे लोअर सफिक्स 10 है, देखिएगा डिफरेंस तो 10 का है, 10 का है। बट यहाँ पे आपका 1 - x² है, 1 - x² है, स्क्वायर है ना उसका। तो आप इक्वेट किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 इन 1 - x⁻30 बोथ साइड। तो अगर आप इक्वेट करेंगे मतलब 30c20 ऐसे करेंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं आंसर की 30c10, तो 30c10 आंसर हो जाएगा। 30c20 30c10 तो सेम ही होगा, 30c10 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो 3010, इसका यही आंसर हो गया। या Okay, ऑप्शन sir. में आपका आपका ऑप्शन में ये भी हो सकता है। जस्ट 10-20 सेकंड में इसका आंसर बता दीजिएगा। 20c10 इंटू 15c0 है, प्लस 20c9 इंटू 15c1 है, प्लस 20c8 इंटू 15c2 है। इस तरह से आपका प्लस 20c0 इंटू 15c10। यहाँ पे देखिए अगर आप लोअर सफिक्स का सम देखेंगे तो हमेशा 10 होगा लोअर सफिक्स का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर सफिक्स भी चेंज किया हूँ। देखिए 20 है, 15 है, 20 है, 15। तो एक बार आप 1 + x⁻20 का एक्सपेंशन लिखेंगे और 1 + x⁻15 का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, आंसर इसका बताइए किससे इक्वेट करेंगे? कोफिशिएंट x⁻10 से। इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए, फाइनल आंसर। सुविधा हो जाएगा ना। फाइनली 1 + x⁻35 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमको कोफिशिएंट किससे कंपेयर करना पड़ेगा? x⁻10 से। देखिए 10 है, लोअर सफिक्स का सबका सम देंगे तो 10 है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x⁻10, x⁻10, तो यानी कि 35c10 आंसर हो जाएगा इसका, 35c10। Okay, sir. अब आइडिया लग चुका होगा ना कैसे सॉल्व करना है। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे द ग्रेटेस्ट इंजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1⁻6। आप ऐसा मत कीजिएगा √2 का वैल्यू 1.4 रख के सॉल्व करने लगेंगे, वहां 10 रहेगा बहुत बड़ा। इसको इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचिए। √2 + 1⁻6, कभी भी इस तरह का आपका सवाल होगा 2√6 - 1, 5 5 - 2√6, 5 - 2√6, 5 + 2√6, ऐसा का एक्सपेंशन पावर 5 6, या आपका जिसमें आप अगर 5 - 2√6 करेंगे तो बेसिकली 0 से 1 के बीच में ही होगा। 2 इंटू √6 का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे देखिए √2 + 1, √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.414 एंड 1 हो गया। अगर 1 माइनस √2 - 1 करेंगे आप, तो आपका दिखेगा 0.414, फ्रैक्शनल ही आएगा हमेशा।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताइए। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आपको पूछा गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, देखिए √2 + 1 का जब आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमेशा। जैसे 1.414 + 1 इसका पावर 6 निकालिएगा, 2.414 का पावर 6, तो सम नंबर लेट सपोज इस तरह से आया 198 194 कुछ पॉइंट 56, ऐसा ही आएगा ना, पॉइंट में 6542। तो इसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शनल है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 196 + 0.56 समथिंग ऐसा। तो I + F लिख सकते हैं ना, जो x का एक्सपेंशन करेंगे, x का एक्सपेंशन, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ये जो x का एक्सपेंशन आएगा वो I + F। I बिलोंग्स टू इंटीजर, I का मतलब है I बिलोंग्स टू इंटीजर, मैं लिख रहा हूं, या कोई और नाम ले दो, कोई नहीं। अब F इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ये बात समझ में आया? अगर आप √2 + 1 का करेंगे तो I + F आएगा। बट √2 - 1 के पावर 6 हमेशा कॉन्जुगेट लीजिएगा, हमेशा इसके ऐसा क्वेश्चन होगा तो कॉन्जुगेट लिए, तो ये हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा। तो फ्रैक्शन को P नाम देते हैं, फ्रैक्शन को P, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक। बट यहाँ 0 इक्वल नहीं होगा, 0 यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा क्योंकि इंटीजर होता है। तो 0 से F 1 होगा एंड आल्सो P 0 से लेके 1। ये बात समझ में आया? क्योंकि √2 - 1 के पावर पर 6 आप निकालेंगे तो हमेशा P वैल्यू जो आएगा वो फ्रैक्शनल ही आएगा, जो पावर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1.4 ले लीजिए, -1 पावर 6, 0.4 के पावर 6 निकालेंगे आप तो हमेशा तो फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा ना, कभी इंटीजर आएगा ही नहीं 1 में। तो ए मैं लिखा। अब दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, तो I + F + P RHS LHS आपका, ये देखिए 6 लिखेंगे √2 के पावर 6, इसका एक्सपेंस करके सम कर लेंगे तो जो निगेटिव और पॉजिटिव कट जाएगा, जो आपका ऑड पावर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इवन पावर वाला आएगा, आपका नंबर आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा आपका प्लस 6C2 √2 पावर 4 प्लस 6C4 √2 पावर 2 प्लस 6C6 √2 पावर 0, मतलब √2, ये आएगा। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, I + F + P, I + F + P इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू इवन इंटीजर। 2 से अगर ऑड भी आएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑड भी आएगा तो इवन बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि, और आल्सो अगर इवन आएगा तो इवन। सो ए इज इक्वल टू जो आएगा वो बेसिकली एक इवन इंटीजर आएगा, इवन इंटीजर ही हमेशा आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसका एक्सपेंशन लिखे दोनों को सम कर देंगे ना तो ए जनरेट होगा ना फाइनल। अब इस F + P इज इक्वल टू इवन इंटीजर माइनस इंटीजर, आपका क्या आएगा फाइनल आएगा एंड इंटीजर ही आएगा, इंटीजर में से इंटीजर। एंड 0 से लेके F 1 तक है एंड 0 से लेके P 1 तक है, P इज 0, दोनों का सम 0 पॉजिटिव है तो ऐड कर सकते हैं, F + P < 2, मतलब F + P का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 तक है, 0 से लेके 2 तक। तो P + F का जो वैल्यू होगा इंटीजर में, चूंकि LHS इंटीजर है, RHS इंटीजर हम बोल रहे हैं कि RHS इंटीजर, इट मींस कि LHS आल्सो इंटीजर, तभी नहीं सेटिस्फाई होगा। सो मतलब F + P का वैल्यू क्या हो सकता है 1, ओनली वैल्यू इज 1। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू आपका निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 198। अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, तो 2 इंटू आपका आएगा 99, जो कि 198, इसका जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 98। सो
f plus p is equal to 198. So I plus f plus p is equal to 198 आया, तो f plus p का वैल्यू आपको पता है कि 1 है. सो नाउ I is equal to 198 minus 1, that is 197. So 197 है इसका आंसर हो जाएगा. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. आप ऐसा जब भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी होगा 5 minus 2 root 6, 5 plus 2 root 6, तो इसको भी इसमें आप कंजुगेट लेंगे हमेशा. इस केस में कंजुगेट √2 + 6 का जो एक्सपेंशन आएगा वो अगर आप फाइनल देंगे तो I + f आएगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल. अब उसका कंजुगेट √2 - 1 पावर 6 इक्वल टू हमेशा जो आएगा वो फ्रैक्शन आएगा, इक्वल टू f नाम देते हैं. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑड वाला तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो आपका आएगा 60 √2 6 इस तरह से आएगा. अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि I + f + p इक्वल टू जो ए पूरे एक्सप्रेशन जो आएगा वो इवन इंटीजर आएगा. अब चूंकि RHS क्या है आपका इवन इंटीजर, एंड आपको ये पता है कि आई एक इंटीजर है, तो इवन इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा. तो RHS इंटीजर है, इट मींस कि LHS भी इंटीजर है. तो हम देखते हैं कि LHS का वैल्यू क्या होगा. तो 0 से f का वैल्यू 1 तक है, 0 से. अब p का भी वैल्यू 0 से 1 तक है. तो समेशन दोनों का चूंकि पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दिया इक्वालिटी को, तो 0 से लेके 2 तक है. और चूंकि 0 से 2 के बीच इंटीजर क्या है 1, तो मतलब हमको पता चल गया कि f + p का वैल्यू 1 होगा. तो मैंने बस पुट कर दिया f + p का वैल्यू 1, तो I का वैल्यू पूछा गया था इंटीजर कितना होगा, तो और इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू 198 आया पूरे का, 2 × 99 आएगा. I is equal to 197 इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now I am explaining multinomial theorem. Multinomial theorem. मल्टीनोमियल थ्योरम डायरेक्ट बताता हूँ, आपको थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है. जैसे आपको पूछा जाए द क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x² y8 इन x + y पावर 10, x + y पावर 10. डायरेक्टली आप अगर पूछा जाए तो 10 आपको 2 और 8 कर दीजिए, डिवाइड करना है, मतलब 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखिए, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा. यही आपका आंसर हो जाएगा. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए. 2 x² y³ z पावर 8 का कोएफिशिएंट पूछा गया है इन x + y + z पावर 13 पावर 13. तो डायरेक्टली आप 13 को 2 3 8 में डिवाइड करें, मतलब 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर आ जाएगा. जैसे अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 y पावर 5 z पावर 6 इन x + y + z पावर 11. इसका आंसर जल्दी से बता दिए क्या होगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 factorial by 5 factorial and 6 factorial. या 6 फैक्टोरियल. वेरी गुड. 0 फैक्टोरियल भी लिखेंगे तो 1, उसका वैल्यू तो 1 ही होता है. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अगर एक ट्विस्ट है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, क्वेश्चन को द कोएफिशिएंट ऑफ x³ y पावर 4 z पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ xy plus yz plus zx पावर 6 इज.
देखिए बेसिकली अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, मैं थ्योरम थोड़ा लिख देता हूं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। जैसे थ्योरम क्या है इन जनरल मैं बता दे रहा हूँ, जनरलाइज रिजल्ट बता देता हूँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इसी तरह xr पावर n है। तो जो इसका आप एक करेंगे तो बेसिकली समेशन n1 प्लस n2 प्लस प्लस nr का जो इज इक्वल टू n होगा, जो अपर पावर, एंड जो कि आएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू इसी तरह nr फैक्टोरियल, और x1 पावर n1, x1 पावर n1, x1 पावर n1 इंटू x2 पावर n2 इसी तरह xr पावर nr। यही है। तो यहाँ पे मैं इसका पूछा गया हूँ, इसका पूछा हूँ। तो इसका मतलब है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, n1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। मतलब आप अगर लिखेंगे इसको, यहाँ पे आपसे पूछा गया एक्स वाई प्लस जेड एक्स पावर 6 में, क्योंकि दो दो का प्रोडक्ट है। वहां पे मैं अभी तक जो क्वेश्चन दिया था सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स प्लस वाई इक्वल टू था आपका। बट यहाँ पे दो दो का प्रोडक्ट्स लिया गया है, तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। बेसिक से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आर एस ले लीजिए, एन फैक्टोरियल, समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल ले लीजिए, और आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। समेशन ऑफ आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 6, एंड 6 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, मतलब एक्स वाई का फैक्टोरियल मैं आर लिया हूँ एंड पावर, एंड वाई जेड का एस एंड जेड एक्स का टी। तो अभी अगर आप देखेंगे इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका मतलब है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, एक्स का जो पावर जनरेट होगा यहाँ से आर और यहाँ से आपको टी, मतलब एक्स पावर आर प्लस टी। सिमिलरली वाई पावर आर प्लस एस, सिमिलरली जेड पावर एस प्लस टी, इस तरह से। तो अगर आपसे क्या पूछा गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू वाई जेड वाई फोर और जेड फाइव, मतलब आर प्लस टी का वैल्यू क्या है 3, वाई प्लस एस का वैल्यू क्या है 4, एस प्लस टी का वैल्यू क्या है 5, एस प्लस टी का वैल्यू क्या है 5। ये क्लियर है? अब सॉल्व हो जाएगा ना, आर और एस का वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। यही आपका आंसर हो जाएगा, आर अगर इसका आएगा तो ये वाला जो आपका आंसर आ जाएगा। आर और एस का 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को उस इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, या दो को किसी को ऐड कर दीजिए, दो किसी को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो आर प्लस टी प्लस वाई प्लस एस, वाई कहाँ से आ गया, नहीं नहीं वाई नहीं नहीं, आर प्लस एस, यहाँ पे आर लिखा हुआ सर, आर प्लस एस, ये बेसिकली आर है, आर प्लस एस। सो दो को ऐड कर दीजिए, ये दो लेट सपोज ये दोनों को ऐड किया, आर प्लस टी प्लस एस इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, 1 प्लस 2 को, तो आर प्लस एस प्लस टी का वैल्यू कितना है 6, तो आर प्लस 6 इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू 1 आ गया, आर इक्वल टू 1 आ गया, इसमें की टी इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 से। अब एस का वैल्यू कितना आ जाएगा इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से एस इज इक्वल टू आ जाएगा, आर का वैल्यू 1 है तो 3। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर एस का वैल्यू तो निकाला 6 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, इट मीन्स की 6 फैक्टोरियल अपॉन आर इज 1 फैक्टोरियल, एस इज 3 फैक्टोरियल, टी इज 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। वंस अगेन एक्सप्लेन कर दो क्या?
श्रीयुता क्लियर है क्या? Yes, sir, it's clear. जैवियन? Okay. Now, next topic, the total number of different terms non-similar term in x1 plus x2 plus x3 plus xr power n is equivalent n things are distributed among r person is n plus r is. जैसे आपके पास लेट सपोज 10 डिफरेंट कलर का बॉल है, 10 डिफरेंट कलर का बॉल, उसको 3% में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि x1 प्लस x3 प्लस xr r पर्सन है और टोटल n है हमारे पास, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है r पर्सन, मतलब उसी तरह इसको करना है। सो यहाँ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन जो अभी मैंने बताया उस पे लगाएंगे, तो इसका फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस प्लस xr है, पावर n है, इज इक्वल, आप इसको इक्वल टू r पर्सन इज, r पर्सन में आप कर रहे हैं डिवाइड, r पर्सन इज डायरेक्ट रिजल्ट दिखाएगा n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, n प्लस आर सी आर माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे a प्लस एक्स पावर 4 में आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर डिसिमल टर्म्स होगा, तो सीधा n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, r का वैल्यू 2 दिख रहा है। यहाँ जो जितना होगा यहाँ पे वही होगा बेस से, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस xr मतलब r था पर्सन, यहाँ पे पर्सन कितना a और x दो, सो 4 प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 यानी कि 5c1, यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 5। a प्लस एक्स पावर 4 में 5 ही डिसिमिलर टर्म होता है ना, a प्लस एक्स के पावर लिखेंगे एक्सपेंस तो। जैसे अगर क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द expansion of 2x minus y plus 4z पावर 12 इज, आपसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x minus y plus 4z इज। यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिए श्रीयुता। Sir, is it 14C2? 14c2, या वेरी गुड, 14c2 सही है, वेरी गुड।
बेसिकली पावर आपका इंटीजर आना चाहिए, पावर इंटीजर। द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जाएगा द नंबर ऑफ इंटीग्रल, द नंबर ऑफ इंटीग्रल terms in the expansion of 5 power 1 by 2 plus 7 power 1 by 8, 10,024. क्या बोला गया है? फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन मतलब है कि एक्स वाई का जो पावर होना चाहिए मस्ट बी इंटीजर। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब है कि एक्स वाई का जो पावर होना चाहिए एक्सपेंशन में वो मस्ट बी इंटीजर। तो आर का वैल्यू क्या क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो बेसिकली 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो एलसीएम जितना होगा 5 और 10 का एलसीएम 10, तो आर का जो वैल्यू होगा 0, 10, 20, 30 रेडिकल साइन आएगा। आपका कितना पावर दिया हूं मैं? 1 प्लस आई थिंक 55 पावर, सॉरी 55, यहाँ पावर में लिखा मैं, सॉरी 55 है। तो आप 40 50 तक जा सकते हैं। तो कितना टर्म्स आया? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया? 6। सिमिलरली इसका आंसर बता दीजिए। इस केस में अगर जब भी ऐसे पूछा जाए तो आप दो जो पावर है उसका आप एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का 1/5 है, 1/10 है। 5 और 10 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 एंड 10 का, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आया। तो 0, 10, 20, 30, 40 आप आर का वैल्यू लेंगे तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन आएगा। सिमिलरली इसका कीजिए। 5 पावर 1/2, 7 पावर 1/8 है। तो 2 एंड 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 एंड 8 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 8, तो जो कि 8 आएगा। तो नाउ जी आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 8, 16, इसी तरह 24। तो आपको 10,024 को डिवाइड कर लीजिए, कहाँ तक अब तो जाएगा? आई थिंक 64 में कट जाएगा ना, 64 में 128। टोटल कितने आर का वैल्यू पॉसिबल है? कर लीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, बेसिकली 8 से डिवाइड कर दीजिए 10,000 1024 को, हो जाएगा 128। 128 यहाँ पे आप पूरा डिविजिबल है, 128 टर्म आएगा सर। 120, 190 ना, 10 भी तो है। सो 129 इसका आंसर हो जाएगा। 0, 8, 16, 24, आप एपीजी पे लगा लीजिए, नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, तो 129 आ जाएगा। 129 जो होगा टर्म वो रेशनल टर्म होगा, बेसिकली इंटीग्रल उसी को। एनी डाउट्स यू था? No, sir. ओके। देखिए जैसे लास्ट टर्म पूछता है जो आपको एग्जाम में, लेट्स सपोज 3 पावर 81 में दे दे रहा हूँ। 3 पावर 81 का आपसे पूछ लेगा लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। इस तरह से सवाल आपका कुछ भी यहाँ पे रहेगा। 3 पावर 81, तो मे बी 4 पावर समथिंग रहेगा, 5 पावर समथिंग। तो मैं अप्रोच बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस कभी भी लास्ट डिजिट पूछा जाए, कभी भी लास्ट डिजिट आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पूछा जाता है। तो रूल्स क्या है कि आप जो बेस है आपका उसको 10 के टर्म्स में लाइए, 10 प्लस माइनस 1 के टर्म में क्रिएट कीजिए। जो बेस है उसको पहले प्लस माइनस 10 के पावर में क्रिएट कीजिए।
यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, थोड़ा इजी। तो अगर मैं 3 पावर 2 और पावर 40 कर दूं इस तरह से, तो अब देखिए 9 है, बेसिकली 9 पावर 40 है। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 पावर 40। मैं 10 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब एक्सपेंशन लिखूंगा तो 10 के पावर, जो 10 के पावर 1 2 3 सब कैलकुलेट नहीं करेगा, इसके जगह पर 8 के पावर रहता, तो 8 के पावर मैं 2 3 सब कैलकुलेट करूंगा तो उसका तो कभी, पर 10 के पावर में क्या है कि हमेशा जीरो ही आएगा, पता है, तब इसका एक्सपेंशन लिख दूंगा। तो 40C0 माइनस 1 पावर 40 प्लस 40C1 10 माइनस 1 पावर 39 प्लस 40C2 10 माइनस 1 पावर 38, इस तरह से आएगा एक्सपेंशन। तो अगर मुझे लास्ट डिजिट पर इसका वैल्यू कितना आएगा 1, 40C1 और प्लस, अब ये जो भी आएगा इधर, जो भी आएगा और 10 लास्ट डिजिट तो होगा ही होगा, 10 समथिंग होगा, 0 0 0 0 0 0 0 समथिंग होगा। सो लास्ट डिजिट 0 0 1 जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट आपको दिख रहा होगा कि 1 है, और लास्ट 2 डिजिट 0 1 0 1 एंड लास्ट डिजिट आल्सो 0 0 1 आएगा, इस तरह से आएगा आपका। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आ गया ना बस बात? जैसे अगर आपका पूछा जाए कि 2 पावर 100, ठीक है, 2 पावर 100 में लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये 2 पावर 100 में आपको थोड़ा ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस 2 पे आप ले लीजिए 7 पावर 40 ले लीजिए, 7 पावर 40, 7 पावर 40। कुछ नहीं, प्लस माइनस 10 लास्ट डिजिट को 0 बनाइएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 पावर 2 पावर 20 कर दो, मतलब 49 पावर 20, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 पावर 40। अब 50 माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखेंगे तो जो भी आएगा वो लास्ट डिजिट तो 0 0 ही, उसमें 1 इधर देखेगा तो 1 समथिंग ऐसे। तो इस तरह से 1 प्लस माइनस देख लीजिएगा, तो लास्ट डिजिट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम एक डाल लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम लास्ट टॉपिक। श्रीता, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है? Could you repeat that, sir? रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है, छोटा ही है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा रिमाइंडर थ्योरम। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें और समथिंग दूसरा चैप्टर, Okay, sir. प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे कि कोई और दूसरा चैप्टर, बोलिए। Probability is fine, sir. ओके, ठीक, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir.